हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबका मतलब एनर्जी से ही है। आयोनाइजेशन यानी कि आयोनाइज करने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का नेचर। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा आउटर मोस्ट सेल और ये रहा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का नेचर होता है पॉजिटिव ड्यू टू प्रोटॉन, और ये रहा इलेक्ट्रॉन। हम क्या देख रहे हैं? अपोजिट चार्ज। क्या देख रहे हैं? अपोजिट चार्ज। जहां भी अपोजिट चार्ज वहां पे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड ऑन कर रखा है। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अच्छा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर हम किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा दें, रिमूव कर दें, हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटा दें, तो जो ये आउटर मोस्ट सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये तो फ्री हो गया। ये क्या हो गया? फ्री हो गया। बस इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या? आउटर मोस्ट सेल में जो पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको इस न्यूक्लियस के प्रभाव से, यानी कि इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो लगा रखा था, इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर जो अट्रैक्शन था, उसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो कर दें, या फिर कह लें कि न्यूक्लियस को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करा दें। ऐसे, यानी कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको हटा दें, गायब कर दें किसी तरीके से। तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी से समझा जा सकता है, लेकिन और अच्छे से समझिए थोड़ा सा। इसका डेफिनेशन कहता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कंडीशन क्या बोल दिया उसने? आइसोलेटेड होना चाहिए, एंड दूसरा गैस। क्या बोला उसने? क्या बोला डेफिनेशन को? उसने कहा रिमूवल ऑफ मिनिमम एनर्जी। क्या बोला? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको रिमूव कब किया सकता है? रिमूव तो तभी कर सकते हैं भाई, जब इसके बीच के ये बॉन्ड जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, इसके बॉन्ड को हम इसके नलीफाई कर दें, इसको बिल्कुल जीरो कर दें या तो हटा दें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कह रहा है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम से तो देखा ना, आयोनाइज, यानी कि आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा समझ, इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का। अच्छा, जरूरी है क्या सर कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो? बहुत सारे हो सकते हैं, ऑफ कोर्स 2, 3, 4, 5। इट्स डिपेंड ऑन वैलेंसी। इसके आउटर मोस्ट सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलेंगे तो देखते हैं ना कि आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हमने कहा कि हम इसके आउटर मोस्ट सेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कौन सा? पहला। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में आई लिखते हैं, ठीक है, आई ई लिखते हैं। अच्छा, हमने कहा कि इसके आउटर मोस्ट सेल से हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई ई फर्स्ट। अब हम कह रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल से हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, एंड दैट इज नोन एज आई ई सेकेंड। अब हम कह रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज नोन एज आई ई थ्री, एंड सो ऑन। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला। सर इसका ऑर्डर भी तो हो सकता है कि किसको निकालने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, है, किसको निकालने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब देखते हैं, हमने आई फर्स्ट निकाला, पहले इलेक्ट्रॉन निकाला है,
हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है इसको कहते हैं सक्सेसिव आई। सक्सेसिव यानी कि लगातार, एक के बाद एक, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, दैट इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि सक्सेसिव आई हमेशा बढ़ता ही है। क्या होता है? सक्सेसिव आई ऑलवेज इंक्रीज, यानी कि I1 से ग्रेटर देन I2, I2 से ग्रेटर देन I3 एंड सो ऑन। क्या समझ में आया? कहीं पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती ही है। अब देखते हैं एक अगला टॉपिक थोड़ा सा। चूंकि इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमें इनके बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ना है। हमें इनके बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ना है। इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ रही है। क्या था? ऐसे था ना, ये अट्रैक्शन था, हमें यहाँ से बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। समझ में आया? तो किसी भी रिएक्शन में अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक। तो हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या समझ में आया? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्यों भाई? तो क्या करना पड़ा? हमें एनर्जी देनी पड़ी है। ठीक है, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। और थोड़ा देखते हैं आगे इसके बारे में। अच्छा, ये रहा एक न्यूट्रल एटम, हम न्यूट्रल ही कहेंगे M। ये रहा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम M। अच्छा, हमने M+ बनाया, समझा रहे हैं, M+2 बनाया एंड M+3 बनाया। मतलब क्या सर? इसको कहेंगे मदर एटम, हम इसको कहेंगे मदर एटम। यानी कि इस M से मेटल, M को रिप्रेजेंट करता है मेटल, हालांकि ठीक है, इस कहना क्या चाहता है, अभी तक तो इससे ना इलेक्ट्रॉन लिया है ना इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर कोई भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इट्स गेन M पॉजिटिव। कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट्स M नेगेटिव। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि अगर कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके ऊपर आता है M पॉजिटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर आता है M नेगेटिव, यानी कि वो एनायन बन जाता है अगर वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल रहा है। वो कैटायन बन जाता है अगर अपने वो एनायन बन जाता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और वो कैटायन बन जाता है अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने अंदर से। ठीक है, ये रहा M प्लस। क्या कहना चाह रहा है ये समझिए? कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एटम हम देख रहे हैं, इसका जो मदर एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, आगे बढ़ते हैं, इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। M+2 क्या देख रहे हैं? +1 +2, यानी कि चार्ज में सिर्फ एक का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? तो क्या कहेंगे? इसको मैंने अभी पीछे वाले को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको इससे कंपेरिजन कर रहा हूँ। इसको अगर देख के इसके कहेंगे तो इससे कहेंगे इसके मदर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। सेम है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एटम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सर यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, तो क्या हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M। फर्स्ट क्यों बोला बता रहा हूँ। फर्स्ट क्यों बोला? क्योंकि हमने इस मदर एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, दैट इज नो, इसलिए इसको हमने क्या कहा? I फर्स्ट। अब इस पे आते हैं, I, अब यहाँ हम बोलेंगे IE सेकेंड ऑफ M। हम जो भी बात कर रहे हैं
इस m के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, इस m के बारे में इसके रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर, i थर्ड ऑफ m। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? यानी कि जब उसके किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है उसको हम कह रहे हैं i फर्स्ट, दूसरा निकाल रहे हैं दैट इज नोन एज i सेकेंड, तीसरा निकाल रहे हैं दैट इज i थर्ड। सर पता कैसे करेंगे कौन सा i फर्स्ट, i सेकेंड, i थर्ड? अगर हमें डायरेक्ट इस तरीके से दे दें m सेकेंड से हम कहाँ जा रहे हैं m थर्ड में। अब देखते हैं, इसका पहले हमें मदर एटम ढूंढना होगा। अगर हमें बात करनी है तो हमें इसका मदर एटम, हम यहाँ से पीछे आने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम आएंगे m+ पे, फिर हम आएंगे m पे, पीछे भी आ सकते हैं, जैसे हम यहाँ आगे बढ़े थे हम पीछे भी आ सकते हैं। तो हमने m+2 से m+3 में जाना है, यानी कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है। अगर हम इसको हटा दें, अच्छा देखते हैं, अगर हम इसके पीछे वालों को हटा के हम सिर्फ m+2 और m+3 में बात करना चाहते हैं तो हम क्या बात करेंगे, लिखता हूं मैं i फर्स्ट, हाँ i फर्स्ट बता रहा, i फर्स्ट ऑफ m+2। क्या समझ में आया? क्या देखते हैं, m+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, m+2 से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इतने की बात करना चाह रहे हैं, इसको तो हटा के हम सिर्फ इतने की बात करना चाह रहे हैं, तो m+2 से m+3 में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस एक, i फर्स्ट ऑफ m+2, यानी m+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है एंड दैट इज नोन i फर्स्ट। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हमें सबसे पहले ये देखना होगा। तो हम यहाँ m+2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, चार्ज देखना होगा, +2 से +3 जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमें +4 देख लेना होगा, +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है और हमें बात भी इसी के रिस्पेक्ट में दोनों की करनी है तो बस हम लिख देंगे i फर्स्ट ऑफ m+2, यानी कि m+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है और वो पहला इलेक्ट्रॉन है। भाई जाहिर सी बात है पहला ही होगा क्योंकि इसके बाद तो m+3 आ जाएगा। अब देखते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमें m+5 लिख दिया, ओके, और हमें बात करनी है m+6, हमें बस इतने की बात करनी है, ऊपर वाले को छोड़ते हैं थोड़ा, अभी इधर देते हैं क्योंकि बीच बीच से भी क्वेश्चन बन जाता है, i थर्ड से i थर्ड i फोर्थ डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मत जरूरी नहीं कि हर बार मदर टर्म से ही क्वेश्चन बने। तो क्या होता है, सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे, +5 एंड देन +6, +5 एंड देन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस एक, यानी कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। अब हम लिखते हैं i फर्स्ट, क्यों फर्स्ट क्यों लिखा, हमें सर जो बात करनी है वो सिर्फ इसके और इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, आया समझ, ठीक है। i फर्स्ट ऑफ, क्या चीज समझ में आया? क्यों भाई i फर्स्ट ऑफ m, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है कहाँ से, m+5 से। तो जब m+5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भाई m+6 भी तो आएगा, है समझ। अब थोड़ा उसको लिखने का एक तरीका और बता रहा हूँ मैं, अब देखते हैं लिखने का एक और अच्छा तरीका। ये रहा m+2 हम जो भी लिया था, और ये क्या था m+3, ठीक है। हमने इसको लिखा था i फर्स्ट ऑफ m+2, i फर्स्ट ऑफ m+2। अब हम इसके मदर एटम पे जाते हैं, तो मदर एटम पे कैसे जाएंगे, ये रहा m+, ये क्या रहा m, हम आ गए इसके मदर एटम पे। अगर हम यहां से लेके यहां की डायरेक्ट बात करें, देखना भाई, अब यहां मदर एटम से डायरेक्ट इसकी बात कर रहे हैं, बीच का सारा उड़ा दिया, यानी कि क्या, m से डायरेक्ट m+3 की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या देखना है हमें, चार्ज 0 3, यानी कि इस एटम से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कितने
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं IE3। कितने भाई, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, थर्ड ऑफ, क्या समझ में आया? अब देखते हैं थोड़ा सा और अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा, ये तो हो गया आई। अब थोड़ा सा इसके ट्रेंड के बारे में बात कर लें। अगर हम कह रहे हैं ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा वैलेंस सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, जितना छोटा एटम, जितना छोटा साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा यानी कि उसके बीच की बॉन्डिंग उतनी अच्छी, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। एज मच, यानी कि साइज और आई में कैसा रिलेशन है देखते हैं। क्या साइज और आई में डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं सर। कैसे? अगर ये साइज छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, सबसे ज़्यादा छोटा हो गया, अगर ये साइज छोटा हो गया तो सर उसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया, किसके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया यानी कि सर उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो गई, उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया यानी कि उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सर ये तो इनवर्स का रिलेशन हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखते हैं। एक ये रहा एटम, और एक ये रहा, है ना। इसका साइज छोटा है, साइज छोटा, साइज छोटा, साइज कम, साइज कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा, यानी कि अब देखते हैं थोड़ा रिलेशन। साइज, साइज कम, आई ज़्यादा, यानी कि छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, छोटे इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। अब ये देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर है भाई, दूर दूर हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम हो जाएगा ना भाई, जेब में पढ़ चुके होंगे हम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, साइज बड़ा, साइज से देखते हैं, साइज क्या हो गया, साइज क्या हो गया, बड़ा, तो आई क्या हो गया, कम। क्या चीज़ समझ में आया? साइज का इसके साथ इसका रिलेशन समझ में आया। ऐसे ही ये तो हो गया साइज का, ऐसे ही बहुत सारे अभी हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड और पढ़ेंगे कि जब हाफ फील्ड, फुल फील्ड, स्टेबल कन्फिगरेशन आता है तो उसके साथ क्या होता है, उसको हम कुछ बात देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।